हम उत्तर विशाल पर्वतमाला की बात कर रहे थे। अब हम भारत के उत्तर विशाल मैदान की बात करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह मैदान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ और उस समय से आज तक यहाँ सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। जनसंख्या बढ़ती गई और इसका कारण इस मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली या इस क्षेत्र की नदी घाटियों में पाई जाने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जो यहाँ मानव को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। वर्तमान में भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे अधिकतम उपजाऊ मैदान में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र मैदान को शामिल करते हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन और सिंचाई सघनता यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही नदियों के किनारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सामान्यतः लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में रावी सतलज नदी से गंगा डेल्टा तक हम रावी और सतलज से गंगा डेल्टा तक की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर की मानी गई है, जो कि हिमालय पर्वत के एकदम दक्षिण में समानांतर रूप से पाया जाता है मैदान। इसकी जब हम चौड़ाई की बात करते हैं, 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है मैदान। और जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। हम इस मैदान की बात करते हैं, जो कि उपजाऊ मैदान अन्न उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। और इस विशाल मैदान की अपन चौड़ाई की बात कर रहे थे, पूर्व में और ये पश्चिम में। तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ऊंचाई की बात करते हैं तो औसत रूप से 210 मीटर ऊंचा यह मैदान, जबकि अंबाला और सहारनपुर के पास इसकी ऊंचाई 291 मीटर पाई जाती है। और ये मैदानी भाग का जल विभाजक के रूप में काम करता है। यहाँ मैदान की सर्वाधिक ऊंचाई देखने को मिलती है 291 मीटर। और ये क्या काम करता है? ये काम करता है इस दिशा में आने वाली, यानी दक्षिण पश्चिम में बहने वाली नदियां यहाँ गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी और
पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में। तो ये ऊंचा उठा हुआ भाग जल विभाजक का काम करता है। ढाल यहां औसत रूप से 25 सेंटीमीटर का पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम इलाहाबाद के पास पहुंचते हैं ये ढाल 10 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर हो जाता है। इस मैदान की जब हम निर्माण से संबंधित बात करते हैं, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच का ये भाग जिसको हम महाखंड भी बोलते हैं, खंड के निर्माण के बाद में यहाँ टैथिस सागर का जल आवर्त होता है और उसके बाद में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां इस मैदान का निर्माण करती हैं, जिसमें चंबल नदी, काली सिंध नदी, बेतवा, कैन, सोन, दामोदर, ये नदियां इस मैदान का निर्माण करती हैं और इस मैदान में लगातार जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करती हैं। इस प्रकार से इस मैदान की उत्पत्ति होती है। और जलोढ़ मिट्टी की गहराई की बात करते हैं तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में इसकी गहराई अलग अलग देखने को मिलती है। हम मैदान की स्थलाकृतियों की बात करते हैं। इस विशाल मैदान में मिट्टी की विशेषता वह ढाल के आधार पर इस विशाल मैदान को हम भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह और भुट, इस मैदान को हम भौगोलिक दृष्टि से भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह और भुट में विभाजित करते हैं। इस मैदान की ये जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, ढाल के अनुरूप ये स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। मिट्टी यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलती है। सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, लेकिन विशेषता में आपको अंतर देखने को मिलता है। हम भाबर प्रदेश की बात करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जैसे ही हम पहाड़ी की तलहटी में प्रवेश करते हैं तो यहाँ से गिरने वाली जो नदियाँ होती हैं अपने साथ कंकड़ पत्थर को आकार और वजन के हिसाब से अपनी तलहटी के पास से निक्षेपित करती हैं और ये नदी इन पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होने लगती है। यानी यहाँ ये नदी लुप्त हो जाती है और होने के बाद ये वापस यहाँ निकलती है। ये जो क्षेत्र होगा इसको हम बोलेंगे भाबर प्रदेश। और ये नदी इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से प्रभावित होती है, आंखों से अपने नग्न आंखों से अपने को दिखाई नहीं देती है। इसको हम गुम्फित नदी का नाम देते हैं। शिवालिक के गिरिपदीय प्रदेश में सिंधु से तीस्ता नदी तक यह
8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। अब हम तराई प्रदेश की बात करते हैं। जैसे ही भाबर प्रदेश की समाप्ति होती है, यहाँ वापस नदी पुनः धरातल पर प्रकट होती है और ये प्रदेश तराई वाला प्रदेश कहलाता है। लगभग 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में यह क्षेत्र मिलता है और यहाँ पर दलदली क्षेत्र की अधिकता अपने को देखने को मिलती है। सघन वन यहाँ पाए जाते हैं और साथ ही साथ अगर यहाँ हम इस क्षेत्र को कृषि योग्य बना सकते हैं तो यहाँ अन्न उत्पादन भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है बांगड़, यह पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक देखने को मिलता है। कंकड़ पत्थरों की इस क्षेत्र में अधिकता देखने को मिलती है। चूना युक्त मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। आर्द्रता कम होती है, जिसके कारण से कृषि कार्य इस क्षेत्र में बहुत कम संपन्न होते हैं। सिंचाई के माध्यम से यहाँ कृषि कार्य संपन्न होते हैं। चौथा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो खादर। तराई के बाद में नदी का जो प्रवाह मार्ग है उससे सटा हुआ क्षेत्र खादर और उससे ऊपर का भाग अपन बांगड़ नाम देते हैं। तो बांगड़ की हमने बात की। नदी घाटी के ऊपरी भाग को बांगड़ कहेंगे और नदी के समीप वाले भाग को खादर कहेंगे, जहां पर नदियां प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती हैं। फलस्वरूप बगैर सिंचाई के यहाँ कृषि कार्य आसानी से संपन्न होते हैं। वर्षा काल के दौरान यहाँ बाढ़ की अधिकता देखने को मिलती है और हर साल यहाँ नई मिट्टी का निक्षेप देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में यह क्षेत्र अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में सघन कृषि कार्य संपन्न किए जाते हैं। हम रेह और भूड क्षेत्र की बात करते हैं। दोनों क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। रेह क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई कार्य ज़्यादा करते हैं, फलस्वरूप मिट्टी में नमकीन की परत बिछ जाती है और ऐसे क्षेत्र को हम रेह नाम देते हैं। जबकि भूड क्षेत्र में मिट्टी की ऊपरी परत होती है, उसका अपक्षय हो जाता है, जिसके कारण से ऐसे क्षेत्र को हम भूड नाम देते हैं। हम भौगोलिक विभाजन के बाद उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन करते हैं, जिनमें राजस्थान का पश्चिमी मैदान, दूसरा पंजाब, हरियाणा, तीसरा गंगा का मैदान और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान का मरुस्थली वाला क्षेत्र, इसको हम राजस्थान के मैदान के रूप में शामिल करते हैं। ये पंजाब और हरियाणा मैदान और यहाँ से यहाँ तक गंगा का मैदान और असम घाटी का जो क्षेत्र है उसको हम
ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान नाम देते हैं। हम राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान के मैदान की बात करते हैं, जिसको हम थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। बालू मिट्टी की यहाँ अधिकता देखने को मिलती है। लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह मैदान न्यूनतम वर्षा होती है, तापमान अधिक देखने को मिलते हैं, आर्द्रता कम देखने को मिलती है और फलस्वरूप यहाँ पर वनस्पति का जो आवरण है वो भी कंटीली झाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है। आमतौर पर यहाँ पर मानसून वर्षा पर आधारित कृषि कार्य संपन्न किए जाते हैं, लेकिन इंदिरा नहर के कारण गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा पूरे साल भर कृषि कार्य संपन्न किए जाते हैं। राजस्थान के अलावा पंजाब का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा इस मरुस्थलीय मैदान में शामिल करते हैं। हम पंजाब, हरियाणा के मैदान की जब बात करते हैं, लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर की मानी गई है। यह उपजाऊ मैदान सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी से निर्मित यह मैदान, इसको हम पंजाब के मैदान के नाम से भी जानते हैं। हम जब इस मैदान की बात करते हैं तो यहाँ भारत की सबसे ज़्यादा कृषि सघनता और प्रति हेक्टेयर उत्पादन इस क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में मिलता है, होता है। मैदान की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसको मानते हैं। हम बात करते हैं गंगा के मैदान की। यह मैदान मुख्य रूप से ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान के नाम से इसको विभाजित करते हैं। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में इस गंगा के मैदान का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बीहड़ घाटी भी देखने को मिलती है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन अधिकांश हिस्सा कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर उत्पादन और सघनता ज़्यादा देखने को मिलती है। हम ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही असम में प्रवेश करती है, धुबरी से सदिया तक लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई में यह मैदान फैला हुआ और वर्षा के दौरान कई क्षेत्रों में बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। मिट्टी की अधिकता के कारण नदी में कई बार द्वीपों का निर्माण होता है और प्राकृतिक रूप से यहाँ विश्व का नदी के अंदर सबसे बड़ा द्वीप पाया जाता है, जिसको माजुली द्वीप का नाम देते हैं। इस प्रकार इस
गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में असम घाटी के जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर कृषि की सघनता अपने को देखने को मिलती है। ये हमने भारत के विशाल मैदान की बात की। हम यहाँ विशाल मैदान के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। यह भारत के बीचों बीच या मध्य भाग में विस्तृत यह प्रदेश मैदानी क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र हमारी सभ्यताओं का जनक रहा है और उसी क्रम में आज भी यहाँ पर मानव निवास सर्वाधिक देखने को मिलता है। लगभग भारत की आधी जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इस मैदान को अन्न का भंडार भी बोलते हैं। यहाँ सिंचाई सघनता ज़्यादा देखने को मिलती है। कृषि उत्पादन भी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही नदी के किनारे औद्योगिक क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। यह मैदानी क्षेत्र विभिन्न संस्कृति और समाज का निर्माण भारत के मध्यवर्ती भाग में संपन्न करता है। थैंक यू।